हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जो चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं वो चारों कंपनियां फंडामेंटल में, वैल्यूएशन लेवल में और चार्ट के टेक्निकल पैटर्न में, तीनों पैरामीटर में बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए एक एक करके हम इन चारों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है KIFS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 19% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 6% जितनी होल्डिंग है। DIS के पास इसमें 0.37% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर ने 74% जितनी होल्डिंग मैनेज कर रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 332 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 46 करोड़ का रिजर्व है। अब ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है तो इनकी बैलेंस शीट में रिजर्व से ज़्यादा कर्ज रहता है, लेकिन इनका डेटा हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 50% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब 2014 से लेकर अब तक का जो चार्ट का डेटा हमने देखा तो एक बात साफ साफ हमें नज़र आ रही है कि ये प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2013 में इसने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जब इसने गिरावट शुरू की तो 4 साल तक ये डाउन ट्रेंड में चलता रहा। उसके बाद जो उसने नई तेजी की रैली चालू की तो सिर्फ 1.5 साल में ही अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। उसके बाद दूसरी बार 2018 में उसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद जो उसने गिरावट शुरू की तो दूसरी बार भी उसने 4 साल तक डाउन ट्रेंड में चलता रहा। और उसके बाद जो उसने नई तेजी की रैली चालू की तो सिर्फ 3 महीने में ही उसने अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। अब तीसरी बार यहाँ पे भी आप देख लीजिए, 2022 में उसने ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो पिछली हिस्ट्री की तरह अगर हम देखें तो 4 साल तक ये डाउन ट्रेंड में चलता है, तो अभी 4 साल पूरे होने में अभी 5 महीने बाकी है। तो इन 5 महीनों में हो सकता है ये यहाँ से वापस गिरावट करके 100 रुपये के पास आता है, तो वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। और अगर यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें हमारे दो तरह के टारगेट रहने वाले हैं। पहला टारगेट 330 का रहेगा और दूसरा टारगेट 600 रुपये के पास रहेगा। तो 330 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग हम 600 रुपये के पास एग्जिट करने वाले हैं। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये 600 रुपया वाला टारगेट निकाला है। इसका चार्ट बड़ा स्मूथ और पावरफुल है। ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है मिल्क फूड लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 44% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 27% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 17% जितनी होल्डिंग है। DIS के पास 0.02% की होल्डिंग है। FIS के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 118 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 164 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो 8वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 65% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं।
इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 25 रुपये के पास रहेगा। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करते हुए ये 25 रुपये के पास आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 220 रुपये का रहेगा। 220 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई ये बनाता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है। तो ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में बिना डरे हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है काकटिया सीमेंट शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 45% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 40% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस और एफआईएस के इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 18 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 201 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो मिक्स परफॉर्मेंस हमें यहाँ नजर आ रहा है। कभी यह कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कभी यह कंपनी लॉस भी कर रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब इसका फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में मिक्स परफॉर्मेंस है। उस एक पॉइंट को हम छोड़ दे तो बाकी के फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 75% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 100 रुपये के पास रहेगा और इसमें हमारा जो टारगेट है वो 600 रुपये के पास रहेगा। अब 600 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। 1999 से लेकर अब तक का जो चार्ट का डेटा है वो हमने आपके सामने रखा हुआ है। आप देख लीजिए कि गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। फिर दोबारा यहाँ पे भी आप देख लीजिए, गिरावट हुई, बड़ी गिरावट हुई, प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, टाइम वाइज करेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद जब इसने नई तेजी की रैली चालू की तो क्या हुआ, पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब तीसरी बार यहाँ पे भी आप देख लीजिए, 2016 में इसने 600 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद उसने डाउन ट्रेंड शुरू किया, तो पिछले 8 साल से ये टाइम वाइज करेक्शन भी कर रहा है और प्राइस वाइज करेक्शन भी कर रहा है। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से ये लग रहा है अब बहुत ही जल्द ये अपना डाउन ट्रेंड खत्म करके नई तेजी की रैली चालू करेगा। तो अब ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है दीपक स्पिनर्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 54% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 9% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 45% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.01% की होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2017 के बाद प्रमोटर खुद छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 37 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 218 करोड़ का रिजर्व है। और 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। हाँ, इस साल इस कंपनी ने लॉस दर्ज किया है, लेकिन हो सकता है ये साल पूरा होते होते वापस ये कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ जाए। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 70% की गिरावट पे मिल रहा था,
तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 50 रुपये के पास रहेगा। तो जब तक ये 50 रुपये तक गिरावट नहीं कर देता तब तक हम बीच में कहीं कोई दूसरी एवरेज नहीं करेंगे। हमारी दूसरी एवरेज 50 रुपये के पास ही रहेगी और वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले भी है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 450 का रहेगा। 450 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख लीजिए। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो ये बनाता है। तो ये जितनी गिरावट करना चाहे करने दो। इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि ये जब बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करेगा तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। अब इसने 2021 में 465 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 140 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो पिछले 4 साल से ये प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन दोनों करेक्शन कर रहा है। अब 2004 से लेकर अब तक की जो चार्ट की स्टडी हमने की, ये 4 साल तक टाइम वाइज करेक्शन करता है। 2005 से लेकर 2009 तक भी आप देख लीजिए, फिर दोबारा 2016 से लेकर 2020 तक भी देख लीजिए और अभी 2021 से लेकर 2025, यानी कि इसके 4 साल पूरे होने में बस अब कुछ ही समय बाकी है। तो हो सकता है कि अब इसका टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों करेक्शन कभी भी खत्म होने की तैयारी में हो। तो अब ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ये जितनी भी गिरावट कर रहा है, इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। अब मार्केट की गिरावट में अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी अच्छी खासी गिरावट पे हमें सस्ते वैल्यूशन पे मिल रही हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।